हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज़ में मैं जनवरी 2017 का क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि दिसंबर 2016 में नेट नहीं हुआ था, वो 22 जनवरी 2017 को हुआ था। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल messages are contradictory, it is said that most people believe in। जब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मैसेज कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब परस्पर विरोधी हो जाते हैं तो ये कहा जाता है कि अधिकांश लोग क्या विश्वास करते हैं, इनडिटर्मिनेट मैसेज, वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल मैसेज और एग्रेसिव मैसेज। तो बहुत से लोग किस पे विश्वास करते हैं, नॉन वर्बल मैसेज पे। ठीक है, वर्बल मैसेज पर नहीं विश्वास करके इशारों से समझते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी होने पर। दूसरा है, द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर। पहला का आंसर होगा सी, नॉन वर्बल मैसेज। दूसरा, इन टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग सीडेंट्री। सीडेंट्री का मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, बैठे होते हैं सब लोग। स्टैगर्ड का मतलब होता है कि बहुत सरप्राइज्ड होते हैं। किस तरह का क्लासरूम होता है लेक्चर, इज इन द नेचर ऑफ, क्या बहुत आश्चर्यचकित करने वाला होता है, या फैक्चुअल होता है, फैक्ट पर आधारित होता है, या सेक्टोरल होता है मतलब क्षेत्रीय होता है। तो इसका आंसर होगा कि जब टिपिकल फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिच जो होता है वो फैक्ट पर बेस्ड होता है, इसलिए ये फैक्चुअल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय। एक्सप्रेसिव जो व्यक्त करने वाला कम्युनिकेशन होता है, जो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होता है, वो किससे प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है पैसिव एग्रेशन। पैसिव एग्रेशन का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली एग्रेसिव। इसका क्या मतलब है कि बात नहीं मानेंगे, कुछ कहा जाएगा तो बात सुनेंगे नहीं, लेकिन बोलकर एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, बात को डिफाई करेंगे, डिनाई करेंगे, लेकिन बिना बोले। तो इसको हम पैसिव एग्रेशन कहते हैं। डिले कर देंगे, उस समय बात नहीं सुनेंगे। दूसरा है एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। एनकोडर के पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है या एक्सटर्नल क्लूज पे। एक्सटर्नल क्लूज पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल क्लूज क्या होता है, जो कि एनवायरनमेंट से आता है। एक्सटर्नल क्लूज वो किसी के द्वारा नहीं होता है, बल्कि वातावरण में ऐसा प्रेजेंट होता है, जैसे किसी भी चीज़ को देखना, सुनना, समझना। एनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट, तो एनकोडर और डिकोडर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर नहीं। तो इसका आंसर होगा कि जब एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन किस चीज़ से ड्रिवन होता है, तो एनकोडर की पर्सनालिटी से, जो कूट लेखक होता है ना, जो भेजता है मैसेज, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। पॉजिटिव सकारात्मक क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या चीज़ लाता है। तो पहला दिया है कोएरेशन। उसका मतलब होता है कि नेगेटिव मतलब है इसका। पॉजिटिव इसका मतलब है कि फोर्सिंग ऑथोरिटी, मतलब टीचर जो है अथॉरिटी फोर्स कर रहा है, डरा रहा है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है फाइट। सबमिशन पर क्या होता है कि अधीनता को मान लेना, स्वीकार कर लेना। और परसुएशन होता है समझाना, टू मेक समबडी टू डू समथिंग। परसुएशन में मतलब होता है कि टीचर पॉजिटिव जो क्लासरूम होता है तो उसमें समझाया जाता है और उसके बेनिफिट्स को बताया जाता है, गुड रीजन टू अंडरस्टैंड बता के। तो इसका आंसर होगा परसुएशन। अगला है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। क्लासरूम का कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ क्या चीज़, किस चीज़ का बेसिस होता है बताइए। सोशल आइडेंटिटी, एक्सटर्नल इनएनिटीज, बायस्ड पैसिविटी एंड ग्रुप एग्रेशन। तो सोशल आइडेंटिटी हुआ कि कौन है वो। सोशल आइडेंटिटी में समझ में आ रहा है कि समाज में मेरा क्या स्थान है, हम क्या हैं, ग्रुप में हम कौन है। एक्सटर्नल एनिनिटीज, एनिनिटीज का मतलब होता है लैक ऑफ सब्सटेंस, मतलब
कि बाहरी दिखावा जो शैलो होता है, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, उसे हम एक्सटर्नल एनिटीज़ कहते हैं, इनएनिटीज़। बायस्ड पैसिविटी होता है कि नॉट अपना वो बायस्ड होता है कोई व्यक्ति, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो किसी चीज़ के लिए बायस्ड है, तो उसको वो निष्क्रिय बायस हो गया कि उसके पर्सनालिटी में बायसनेस है, बट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट। एंड ग्रुप एग्रेशन का मतलब होता है कि राइवलरी अमंग इंटर ग्रुप्स। तो इसका आंसर है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या होता है? पहला है नन अलाइनमेंट। नन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लैक ऑफ अलायंस विथ अदर, किसी से अलायंस नहीं होना। डोमिनेशन मतलब डोमिनेट करना, अपनी बात रखवाना। पैसिविटी मतलब कि जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। तो इसका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब अगला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस 2 स्टेटमेंट है, उसमें से देखना है कि कौन क्या मतलब 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें हमें देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या एक सही है। तो पहला है स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT जिसको हम कहते हैं इज कंसीडर्ड ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें क्या दोनों सही है या एक सही है या दोनों ही गलत है, इसको हमें बताना है। तो इसका है कि बोथ 1 and 2 आर सही, मतलब राइट नहीं, इसका आंसर होगा बी, मतलब नाइदर 1 nor 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन है with regard to word processing software. Word, the process of combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged publication is called। इसको हम लोग पहले भी देखे थे कि मर्ज क्या होता है कि बहुत सारा मेल को जब हम मिलाते हैं तो विथ रिगार्ड टू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इंफॉर्मेशन इन ए पब्लिकेशन टुगेदर विथ वेरिएबल इंफॉर्मेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेल को मर्ज करना, मिलाना। स्पैम मेल नहीं कहते, डाटा सोर्सिंग भी नहीं इलेक्ट्रॉनिक में, बल्कि इसका आंसर होगा मेल मर्ज कर दिया हमने 2 तरह की चीज़ों को जहाँ मिलाते हैं, या बहुत सारा मेल जब हम एक साथ भेजते हैं तो उसको भी मेल मर्जिंग कहते हैं। DVD technology uses an optical media to store the digital data. DVD is an acronym for, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये है डिजिटल वेक्टर डिस्क नहीं, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क नहीं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2 एप्लीकेशन। तो वेब 2 एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोग सीखेंगे। मल्टीपल यूजर शेड्यूल देयर टाइम टू यूज वेब 2 एप्लीकेशन 1 by 1। बहुत सारे यूजर शेड्यूल करते हैं 1 by 1, वो उसको यूज करेंगे। दूसरा है वेब 2 एप्लीकेशन आर फोकस्ड ऑन एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो इसमें क्या है कि ये एप्लीकेशन जो है उस पर फोकस देता है कि बहुत सारे लोग एक साथ कोलैबोरेट करें और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ऑनलाइन। तीसरा है वेब 2 एप्लीकेशन प्रोवाइड यूजर्स विथ कंटेंट रेदर देन फैसिलिटेटिंग यूजर्स टू क्रिएट इट। ये बोल रहा है कि नहीं, ये प्रोवाइड करता है यूजर को कि कंटेंट देता है, ये नहीं फैसिलिटेट करता है कि यूज़र इसको क्रिएट करें। और चौथा है वेब 2 एप्लीकेशन यूज ओनली स्टैटिक पेजेस। नहीं, वेब 2 बहुत यूज़फुल है और ये एप्लीकेशन फोकस्ड ऑन एबिलिटी फॉर पीपल, लोगों की योग्यता पर निर्भर करता है, फोकस करता है
ताकि वो कोलैबोरेट करें और इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करें। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का जो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वैश्वीकरण, उसके क्या डिमेरिट्स हैं। पहला, एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम, ये तो अच्छी बात है। प्रमोशन ऑफ एलिटिसिज्म इन एजुकेशन, ये भी ठीक है, एलिटिस्ट एजुकेशन होगा तो अच्छा है। कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यस, ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया है, वो वस्तु बन गई शिक्षा। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो फिर अब इसमें से हम लोग को कोड चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसमें क्या है कि इसका आंसर है कि ये ग्लोबल एजुकेशन का डिमेरिट क्या क्या है। तो इसमें डिमेरिट में हम देख रहे हैं कि इसका डिमेरिट है प्रमोशन ऑफ एलिटिसिज्म। अब एलिट क्लास बन गया, जो ग्लोबल एजुकेशन में हाई महंगे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है तो वो एलिट क्लास अलग तैयार हो रहा है। तो ये हो सकता है कमोडिफिकेशन भी हो गया है और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी बढ़ गया है। तो इसका आंसर होगा बी सी डी। पहला वाला तो ठीक है, ग्लोबल करिकुलम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या होता है, क्या उसके विशेषताएं हैं। तो पहला है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, नहीं। दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क, हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना कोर्स और सिलेबस तैयार करते हैं। दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस, ये भी सही है। एंड दे कैन ग्रांट डिग्रीज। तो इसका आंसर होगा बी सी और डी, जिसमें बी सी डी है वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन। वैल्यू एजुकेशन पर भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला है कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, दूसरा है नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट्स लेड डाउन बाय ए सोशल ग्रुप। वैल्यू एजुकेशन किसी एक सोशल ग्रुप के लिए नहीं होता या किसी एक सोसाइटी के लिए नहीं। कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज़, ये सही है, क्योंकि वैल्यूज़ ह्यूमन के, पूरे ह्यूमन रेस के लिए है वैल्यूज़, ये किसी ग्रुप, किसी कल्चर, किसी सोसाइटी के लिए नहीं। रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शंस, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यू एजुकेशन का क्या कंसर्न है, बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। अगला क्वेश्चन है जिसमें एक असर्शन है, उसका एक रीज़न दिया है, हम उसको देखेंगे कि लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। दूसरा रीज़न इसका क्या दे रहा है कि लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ लाइफ प्रोसेसेस। ये अब इसमें से हमको करेक्ट आंसर चुनना है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो गलत है यहाँ। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और तीसरा ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। और चौथा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हम इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू है, लेकिन क्या है, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ लाइफ प्रोसेस। अच्छा, इसका आंसर यही होगा, दो इसको लाइफ प्रोसेस के साथ लिंक करना होगा लर्निंग को, तब ये ज़्यादा यूजफुल होगा। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन द फॉर्म ऑफ। टीचिंग इफ़ेक्टिव होगा, इसको किस टर्म्स में हम जज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये इफ़ेक्टिव टीचिंग है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कोर्स कवरेज हो रहा है कि नहीं, स्टूडेंट इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हमको सबसे ज़्यादा किससे दिखेगा, लर्निंग आउटकम से, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम से। सो इसका आंसर ये होगा। फिर इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मोस्ट ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। किसमें सबसे ज़्यादा लर्नर का पार्टिसिपेशन होता है और उनका
आगे बढ़कर भी वो इसमें हिस्सा लेते हैं। डिस्कशन मेथड हिस्सा लेते हैं, उसमें भी बच सेशन में भी इंटरैक्टिव सेक्शन के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे बच सेशन कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। और प्रोजेक्ट में तो प्रोजेक्ट मेथड में सब कुछ खुद से करके करना होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट मेथड। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू, सबसे पावरफुल फैक्टर कौन है जो टीचिंग का इफेक्टिवनेस को प्रभावित करता है या उससे रिलेटेड है? तो सोशल सिस्टम ऑफ कंट्री नहीं, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी नहीं, प्रिवेलिंग मतलब इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल नहीं, बल्कि एजुकेशनल सिस्टम से ये प्रभावित होता है। असर्शन फिर यहाँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सीलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, पेस ऑफ लर्निंग हो, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम तुरंत टेस्ट लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट बताते हैं, तो बच्चे उसमें फिर इम्प्रूव करते हैं, उनको हेल्प भी किया जाता है इम्प्रूव करने में। उसका रीजन है एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। नहीं, ये रीज़न इसका होगा, देखते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही है, पहला असर्शन सही है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, बट ये गलत है कि समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अगेंस्ट ज़्यादा रिलायबल है, ये नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, ठीक है। ए इज़ फॉल्स नहीं, ए सही है, आर। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 सेट दिए हुए हैं जिसको कि हमें मैच कराना है। इसमें रिसर्च मेथड है एक सेट में और दूसरा उसके साथ डाटा कलेक्शन की उसके टूल्स क्या हैं डेटा कलेक्शन के। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड एंड हिस्टोरिकल मेथड। एक्सपेरिमेंटल तो बेसिक साइंस का मेथड है जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि जब आफ्टर द फैक्ट रिसर्च होता है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट होता है जबकि घटना घट चुकी होती है और जिसमें कि रिसर्चर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव हम जानते हैं वर्णनात्मक रिसर्च होता है और हिस्टोरिकल में हम फैक्ट्स एंड फिगर्स लेते हैं और उससे करते हैं। तो प्राइमरी और अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि इसको हम मैच करा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो किस चीज़ से जुड़ा है? एक्सपेरिमेंटल में हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेते हैं, ठीक है, इसको हम इससे जोड़ें तो बी इसका आंसर है। उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं कि टिपिकल रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में हम क्या करते हैं कि जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च में हम क्वेश्चनायर भेजते हैं और हिस्टोरिकल में हम कलेक्ट करते हैं, जाके फैक्ट लोगों से पूछते हैं और म्यूजियम में जाते हैं और वहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। इसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। रिपोर्टिंग फॉर्मेट किस में होता है? डॉक्टरल लेवल ऑफ थेसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्च, वर्कशॉप और सेमिनार्स और सिम्पोजिया, ये थेसिस में होता है। तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट किस में होता है? डॉक्टरल लेवल ऑफ थेसिस में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट which of the following statements represent acceptable propositions in rejection of teaching in respect of teaching learning relationship। टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप में कौन कौन सा सही है? तो पहला है कि when students fail in a test it is the teacher who fails।
दूसरा है एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, ये सही है। देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस। तीसरा है देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, अ टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो, रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग। तो इसका आंसर है कि हम कौन कौन सा फैक्ट लेंगे, इसमें कोट्स दिए हुए हैं। तो पहला सही है, इवन स्टूडेंट फेल्स इट इज़ टीचर हु फेल्स, मतलब टीचर का ही तो इवेल्युएशन होता है। दूसरा है कि एवरी टीचर मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, ठीक है। सी देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग, हाँ टीचर पढ़ा दिए लर्निंग नहीं लिया। अंत में है रियल लर्निंग इम्प्लाइज ए टीचर टीचर्स बट लर्नर्स ऑल्सो, तो इसका आंसर होगा बी। इन डूइंग एक्शन रिसर्च पर हमेशा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो इसका स्टेप्स क्या है, पहले प्लान करते, पहले रिफ्लेक्ट करते, नहीं रिफ्लेक्ट हम हमेशा लास्ट में करते हैं। ऑब्जर्व भी बाद में करते हैं, पहले हम प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, तब रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। थैंक यू।